Hello guys, welcome back to my channel. So this video is all about UGC नेट एग्ज़ाम जो इस साल हुआ था। और इस साल मैंने JRF क्लियर किया। जो जून का जो एग्ज़ाम हुआ था जो कि कैंसिल हो गया था ड्यू टू रिवर्स ऑफ पेपर लीक, वो एग्ज़ाम कंडक्ट होता है सितंबर 2024 जो कि अर्लियर मंथ में जो हुआ था। और उसके बाद जब रिज़ल्ट आता है इसका 17 अक्टूबर मुझे पता चलता है कि मेरा JRF क्लियर हुआ है। सो आई वॉज वेरी मच हैप्पी। मैंने जो इसका पोस्ट है, मेरा जो स्कोर कार्ड है वो मैंने ऑलरेडी लिंक्डइन में शेयर कर दिया है। तो बहुत लोगों को ये एग्ज़ाम समझ में नहीं आया है और बहुत लोग रिक्वेस्ट भी कर रहे थे कि इसकी स्ट्रैटेजी भी शेयर कीजिए, ये एग्ज़ाम होता क्या है। पहले तो बहुत लोगों को ये नहीं पता होता है कि ये एग्ज़ाम है क्या। तो सबसे पहले मैं उसी टॉपिक से स्टार्ट करूँगी। तो इस वीडियो को मैंने 5 सेक्शन में डिवाइड किया है। तो पहला जो सेक्शन रहने वाला है, आई विल बी डिस्कसिंग विथ यू दैट व्हाट इज़ UGC नेट। सेकेंड जो इसकी रहेगी सेक्शन वो रहेगी आपकी एलिजिबिलिटी। थर्ड इसका रहेगा सिलेबस। फोर्थ रहेगा 2024 का क्या कट ऑफ रहा है। और फिफ्थ रहेगा मिस्टेक्स टू अवॉइड। जो स्ट्रैटेजीज जो होती है वो मैं शेयर करने वाली हूँ इस वीडियो में, तो आप मेरे साथ लगे रहिएगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं व्हाट इज़ UGC नेट एग्ज़ाम। So UGC NET exam is conducted by NTA and it has been trusted by UGC NET to select the candidates for the position of assistant professor as JRF and assistant professor। तो अगर मैं सीधी बात करूँ तो ये एग्ज़ाम एक्चुअली वही क्लियर करते हैं जिनका बहुत ही ज़्यादा सपना होता है कि वो PhD कर सके। हालांकि आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी क्वालिफाई हो जाते हो आफ्टर क्लियरिंग द UGC नेट एग्ज़ाम। लेकिन क्या है कि जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा बायस्ड हो जाती है, क्योंकि ऑलमोस्ट हर यूनिवर्सिटी, चाहे वो स्टेट यूनिवर्सिटी हो या वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, सो दे जनरली लुक फॉर कैंडिडेट्स हु हैव ऑलरेडी डन देयर PhD। तो अगर आप PhD हो तब चीज़ें आपके लिए और आसान हो जाती है। और PhD के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि आप UGC नेट क्लियर करो। लेकिन इसमें भी अगेन बायसनेस आ जाती है, क्योंकि UGC नेट जो प्रोफेसर अगर जो क्लियर करता है UGC नेट ऑनली, तो वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्वालिफाई तो हो जाता है, लेकिन उसे मतलब मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ PhD के लिए उनको कंसिडर बहुत ही कम किया जाता है। और अगर आप JRF अगर होते हो तो आपके लिए चीज़ें बहुत आसान हो जाती है, मतलब यू कैन अप्लाई टू एनी यूनिवर्सिटी। और सबसे अच्छी बात ये होती है कि इसमें आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं देना पड़ता है, क्योंकि क्या है कि लाइक आई वॉज ऑल्सो अ UGC नेट कैंडिडेट। तो मैं मेरा हुआ था दिसंबर 2022 में, एंड एट दैट टाइम आई वॉज परसुइंग LLM फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो उस टाइम पे जब मेरा हुआ था तो मैं कुछ ही यूनिवर्सिटी के PhD इंटरव्यू में मैं अपीयर हो सकती थी, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गया, जामिया हो गया। लेकिन अगर बात करूँ मैं JNU की, तो मैं वहाँ पे एलिजिबल नहीं थी। लॉ कॉलेजेस की बात करूँ जैसे ILI हो गया, उसमें भी नहीं था। और फिर हो जाता है NLU दिल्ली, उसमें भी नहीं है। तो ये सब क्या करते हैं कि अगर आप JRF नहीं होते तो वो बहुत ज़्यादा बायस्ड हो जाते हैं। वो कहते हैं कि नहीं भैया, आपको तो एंट्रेंस एग्ज़ाम देकर ही आना पड़ेगा। तो ये चीज़ें तब वहाँ बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती है। तो दिस इज़ दी मेन बेनिफिट ऑफ ये सिक्योरिंग अ JRF रैंक। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है आपके लिए। तो सबसे पहले तो मैंने आपको बता दिया कि ये UGC नेट का मतलब क्या रहा है, मतलब व्हाट दिस एग्ज़ाम इज़ ऑल अबाउट। तो मैं अब आपसे ये डिस्कस करने वाली हूँ कि इस साल का मतलब क्या आंकड़ा क्या रहा है, क्या कितने कैंडिडेट्स इसमें अपीयर हुए। तो अगर मैं टोटल कैंडिडेट्स की बात करूँ तो इसमें टोटल कैंडिडेट्स जो रजिस्टर्ड हुए थे वो 11,21,225, दैट मीन्स 11,21,225, जिसमें से जो अपीयर हुए हैं वो 6,84,224। और अगर मैं JRF की अगर मैं ओनली उसकी पॉपुलेशन की बात करूँ तो इट इज़ ओनली 4,970। तो सोचिए कितना कम, मतलब 6,84,224 से ओनली 4,970 कैंडिडेट्स आर ओनली selected for JRF from all the subjects across the country। तो ये कितना ज़्यादा टफ है ये एग्ज़ाम, आप समझ सकते हो। मतलब इट इज़ नॉट लेस देन एनी UPSC एग्ज़ाम। तो उसके बाद अब हम बात करते हैं लॉ में कि लॉ सब्जेक्ट्स में कितने कैंडिडेट रजिस्टर्ड हुए। सो टोटल ये है 30,717, अपीयर उसमें होते हैं 19,797।
कट ऑफ सेक्शन में जब मैं आऊँगी तो मैं आपको ब्रीफ में बताऊँगी कि कितने मतलब किस किस कैटेगरी से कितने कितने लोग जीआरएफ के लिए क्वालिफाई हुए, क्योंकि अभी मैं अगर बताऊँगी तो फिर आपको समझने में दिक्कत हो जाएगी आगे। तो और इस साल एक और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़, जैसे मैंने आपको वीडियो के शुरू थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था कि दिस एग्ज़ाम इज़ कंडक्टेड ओनली टू टेस्ट द कैंडिडेट्स फॉर सेलेक्टिंग दोज पीपल फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर एंड जीआरएफ। लेकिन इस साल की अगर मैं बात करूं तो इसमें 3 पोजीशंस के लिए ये एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया था, जिसमें से पहला था आपका ओनली जीआरएफ, उसके बाद था असिस्टेंट प्रोफेसर और तीसरा था पीएचडी। तो पीएचडी को इसमें लेटेस्ट पोजीशन में ऐड किया गया है। रिजल्ट इसमें 3 टाइप के आए हैं, एक आया है जीआरएफ एंड असिस्टेंट प्रोफेसर, सेकेंड आया है असिस्टेंट प्रोफेसर एंड पीएचडी और थर्ड है ओनली पीएचडी। तो अगर बहुत सारे लोगों का अगर रिजल्ट अगर मान लीजिए अगर आया है जीआरएफ एंड असिस्टेंट प्रोफेसर, तो प्लीज़ आप ये चीज़ कन्फ्यूजन में मत रहिएगा कि आप पीएचडी के लिए एलिजिबल नहीं है, क्योंकि एज सुन एज यू क्लियर जीआरएफ आप तीनों पोजीशन के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। अब मैं बात करती हूँ इसकी ये एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो बहुत लोगों को नहीं पता होती है। सबसे पहले मैं तो आपको बता देती हूँ, इसमें टोटल आपके जो क्वेश्चंस होते हैं, इसमें आपके 150 टोटल क्वेश्चंस होते हैं, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे वो लॉ हो, इकोनॉमिक्स हो, इंग्लिश हो, सोशियोलॉजी हो, पॉलिटिकल साइंस हो, कोई सा भी हो। इसमें आपके टोटल 150 क्वेश्चन से आने वाले हैं। इसमें 2 पेपर होते हैं, एक है जनरल सब्जेक्ट से आता है, दूसरा आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक, मतलब कि जिस सब्जेक्ट में आपका स्पेशलाइजेशन है। इस साल एक और नया क्या कहते हैं चीज़ इंट्रोड्यूस की गई। जैसे पहले क्या था कि आपको मास्टर्स तो होना ही होना है, लेकिन अब इस साल से ऐसा नहीं था। इस साल से अकॉर्डिंग टू NEP 2020 बहुत सारे जो कैंडिडेट्स हैं उनको उनका जो 3 इयर्स का जो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम था उसको बढ़ा के 4 इयर्स करा दिया गया। तो इस बार का जैसे UGC नेट का जो एग्ज़ाम था, जो 4 इयर्स जो अंडर ग्रेजुएट जो स्टूडेंट्स थे वो एग्जेम्प्टेड थे फ्रॉम परसुइंग मास्टर्स, तो उनके लिए मास्टर्स ज़रूरी नहीं था। हालांकि ये कुछ ही सब्जेक्ट्स में हुआ था, जैसे हमारा लॉ का 5 इयर्स का होता है, ठीक है, 3 इयर्स का भी होता है, 5 इयर्स का भी होता है, लेकिन चाहे हम 3 इयर्स से हो या 5 इयर्स से हो, लेकिन हमारा मास्टर्स करना कंपलसरी है। वो सिर्फ 4 इयर्स अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए ही कराया गया था। बहुत लोग कन्फ्यूजन में थे, उनको लगा कि शायद वो भी एग्जेम्प्टेड होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, वो एग्जेम्प्टेड नहीं है। अगर आप लॉ अगर आप कर रहे हो तो आपको मास्टर्स करना बहुत ही कंपलसरी है, चाहे वो 1 साल का हो या 2 साल का हो, वो चॉइस आपके ऊपर है। और अगर मैं अगर इसकी बात करती हूँ, जैसे मैंने आपको बताया था कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि जो इसका जो टोटल जो मार्क्स होता है, टोटल क्वेश्चंस होता है वो 150 का होता है। अगर मैं इसकी टोटल मार्क्स की बात करूँ तो ये 300 का होता है। तो 150 क्वेश्चन में से एक तो 2 पेपर आपके हो गए, एक तो हो गया आपका जनरल पेपर और दूसरा पेपर होता है आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक। तो जो जनरल पेपर होता है वो सबके लिए सेम होता है, चाहे वो लॉ का हो या इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस, फिलॉसफी, जो भी हो सबके लिए सेम होता है। जो पेपर 1 है उसमें आपके टोटल 50 क्वेश्चंस होते हैं, 2 मार्क्स ईच। तो इसका मतलब टोटल पेपर 1 आपका जो मार्क्स होता है वो 100 का होता है। और अगर मैं पेपर 2 की बात करूँ तो उसमें आपके टोटल 100 क्वेश्चन रहने वाले हैं, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट का हो। तो 100 क्वेश्चंस और वो भी 2 मार्क्स ईच, तो मतलब 200 का आपका रहने वाला है, 200 का होने वाला है आपका पेपर 2 और पेपर 1 आपका होने वाला है 100। तो टोटल मिला के हो गए कितने, 300 मार्क्स। अब इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें अभी तक तो कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, देयर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग। तो आप चाहो तो आप मतलब कि नहीं भी आता है तो तुक्का भी भिरा सकते हो, वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोशिश करो सही आंसर करने का, ऐसा मत कीजिए, क्योंकि ऑब्वियसली आपके मार्क्स अगर रिड्यूस हो जाएंगे तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगी आगे जाके। ये एग्ज़ाम जो कंडक्ट होता है वो CBT मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। हालांकि जो जून 2024 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये इसके रूल्स चेंज हो गए थे। उसमें कहा गया था, जो चेयरमैन UGC ने बताया कि इस बार का जो एग्ज़ाम है वो पेन एंड पेपर मोड में होने वाला है। जैसे कि आप लोग वो OMR शीट भरते हो, उसमें काफ़ी ज़्यादा दिक्कत है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की सबसे अच्छी बात यह है कि
यू कैन चेंज योर ऑप्शंस एनी टाइम ड्यूरिंग द एग्ज़ाम। तो आप कभी भी आप चेंज कर सकते हो। और उसमें क्या है, बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग है। जो पेन एंड पेपर मोड, जो आप OMR शीट को जो गोला बना के भरते हो, वो सर्कल करने में टाइम लग जाता है। और सेकेंड बात तो ये है कि उसमें आपका बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस भी छूट जाते हैं लास्ट में, और आपका अगर गलत हो गया तो आप चेंज भी नहीं कर सकते, क्योंकि आप 2 ऑप्शन एक साथ मार्क नहीं कर सकते, वो क्वेश्चन कैंसिल हो जाता है। तो इसलिए सबसे अच्छी बात CBT की रही थी, CBT की है। लेकिन पेन एंड पेपर बेस्ड मोड में जैसे ही हुआ वैसे ही मतलब मैं एग्ज़ाम देकर आती हूँ और नेक्स्ट डे मुझे पता चलता है कि मेरा पेपर कैंसिल हो गया, क्योंकि उसमें कुछ ऐसे पॉसिबिलिटी लगाए गए थे कि पेपर लीक हुए हैं, लेकिन एक्चुअली हुए नहीं थे। दिस वॉज जस्ट अ र्यूमर। तो दोबारा से इसके पेपर कंडक्ट होते हैं, ये CBT में होते हैं। अब आगे से होपफुली CBT में ही होगा, दिक्कत नहीं है इसमें कोई भी। तो ये मैंने आपको पेपर स्ट्रक्चर ये मैंने आपको बता दिया। अब जाते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट में, वो है आपका सिलेबस। तो सिलेबस में सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो JRF, जो जूनियर रिसर्च फेलो जिसे बोलते हैं, उसके लिए एज लिमिट दी गई है। फॉर जनरल इट इज़ द अपर एज लिमिट इज़ 31 ईयर्स। तो आप 31 साल के ऊपर नहीं हो सकते, यू कैन नॉट बी मोर देन 31 ईयर्स। क्योंकि अगर आप ज़्यादा हो जाते हो तो आप JRF के लिए आप एलिजिबल नहीं रहते हो। हालांकि देयर इज़ नो एज लिमिट फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर। आप किसी भी एज में दे सकते हो। हालांकि मैं बहुत सारे लोगों को देखती हूँ, वो तो 60 अबव होकर भी वो एग्ज़ाम लिखने आते हैं सेंटर में। तो दैट इज़ समथिंग वेरी इंस्पायरिंग कि बहुत लोग ऐसे होते हैं, सर्विस में होते हैं, जॉब में होते हैं, और टीचर होते हैं, वो भी आ जाते हैं एग्ज़ाम देने के लिए। सो देयर इज़ नो एज लिमिट फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर एज वेल एज PhD के लिए कोई एज लिमिट नहीं होती है, और मास्टर्स के लिए भी कोई एज लिमिट नहीं होती है। हालांकि JRF अगर आप करना चाहो तो 31 साल के ऊपर नहीं हो सकते, लेकिन देयर इज़ अ रिलैक्सेशन फॉर SC ST OBC एंड वीमेन कैंडिडेट, जिसे 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन दिया गया है। मेरा भी उसी रिलैक्सेशन में फॉल करता है, बिकॉज आई एम अ वुमेन कैंडिडेट। तो मेरा अगर मैं अपनी एज के बारे में बताऊँ, सो आई एम मोर देन 31 ईयर्स। तो मेरा क्योंकि मैं वुमेन कैटेगरी में फॉल करती हूँ, तो आई वॉज एग्जेम्प्टेड। और मेरा होपफुली इस साल मेरा मतलब हो भी गया, बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। अभी मैं काफ़ी टाइम से मैं कोशिश करी थी मैं एग्ज़ाम में दोबारा से अपीयर हूँ, लेकिन मैं नहीं हो पाती थी। हमेशा कुछ ना कुछ हो जाता था, कोई ना कोई पर्सनल डिफ़िकल्टी आ जाती थी। लेकिन इस साल मैंने दे दिया एग्ज़ाम, तो इट इज़ माई सेकेंड अटैम्प्ट। तो ये हो गया आपके सिलेबस के बारे में मैंने आपको बता दिया। और अगर मैं आपको मिनिमम मार्क्स की बात करूँ, तो आपका LLM में आपका अगर यू आर फ्रॉम जनरल कैटेगरी तो आपका 55% होना चाहिए। EWS के लिए भी एप्लीकेबल है। तो आपका जो एग्रीगेट जो कि मार्क्स होनी चाहिए वो 55% या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। और अगर आप कोई रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो इट शैल बी 50%, 5% का रिलैक्सेशन दिया गया है। अब थर्ड बात करते हैं हम सिलेबस की। देखिए सिलेबस में दोनों में पेपर 1 पेपर 2 में 10 यूनिट्स डिवाइडेड है। मैं जो सिलेबस जो रहेगा मैं आपका ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा बताऊंगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। मोटा मोटी आप समझ लीजिए कि आपका पेपर 1 में 10 यूनिट्स होने वाला है, जिसमें आपका मैं बता देती हूँ आपका जिसमें रहने वाला आपका टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, कॉम्प्रीहेंशन और कम्युनिकेशन, मैथमेटिकल रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन, लॉजिकल रीजनिंग, PDE जिसे पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट कहते हैं, ICT इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी, और लास्ट आपका होने वाला है हायर एजुकेशन। तो ये हो गया आपके 10 यूनिट्स पेपर 1 में हो गए, ठीक है। और इसमें ये होता है आपके टोटल मिला के 50 क्वेश्चन। और अगर मैं पेपर 2 की बात करूँ, लॉ सब्जेक्ट की अगर मैं बात करती हूँ, तो इसमें भी आपके 10 यूनिट्स होने वाले हैं। इसमें मैं आपको यूनिट वाइज बता देती हूँ। पहला रहेगा आपका जूरिस्प्रूडेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, PIL एंड IHL जिसे आप इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ भी कहते हो। लॉ ऑफ क्राइम्स, लॉ ऑफ क्राइम्स में आपके IPC में सवाल आने वाले, थोड़े बहुत आपको CRPC में भी दिख जाएंगे। कमर्शियल लॉ, कमर्शियल लॉ में आपके जो क्वेश्चंस आएंगे वो रहेंगे आपके कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से, पार्टनरशिप एक्ट से, कंपनी लॉ से। फैमिली लॉ में बात करूँ तो इसमें हिंदू मुस्लिम और एक बहुत इंपॉर्टेंट जो सब्जेक्ट है वो है UCC यूनिफॉर्म सिविल कोड, इससे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो अभी तैयार होके जाना। फिर एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन राइट्स लॉ, एनवायरनमेंट में आपके सारे कन्वेंशंस आने वाले हैं, और ह्यूमन राइट्स से आपके कुछ सवाल आएंगे। जैसे आपको IHL में जैसे मैंने आपको पहले बताया था, उसमें आपके तो आगे उसमें भी आपके कन्वेंशन रहने वाले हैं। ह्यूमन राइट्स में आपके कुछ इंपॉर्टेंट कुछ कन्वेंशंस आपको देखने को मिल जाएंगे। और IPR इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लॉ, IPR में आपको पता है पेटेंट्स, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, और
इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लॉ में जो आपका जो एक्ट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट वो रहने वाला है। लास्ट में आपका रहने वाला है कंपैरेटिव पब्लिक लॉ सिस्टम ऑफ गवर्नेंस। मैंने अपना जो LLM है वो DU से किया था, तो उसमें 2 साल का होता है। तो अगर मैं उसकी सिलेबस की बात करूँ ना, तो वो बिल्कुल ही मतलब हमारे जो UGC नेट का सिलेबस है ना, वो कंपैरेटिवली सेम होता है। तो मुझे इससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिला था, क्योंकि हमें कंपैरेटिव एंड पब्लिक लॉ, जिसमें आपको कंपैरेटिव कॉन्स्टिट्यूशन लॉ से सवाल आते हैं, तो ये सब्जेक्ट हमारा बिल्कुल पहले सेमेस्टर में होता है। तो इससे काफ़ी ज़्यादा मुझे हेल्प मिल गया था। और एनवायरनमेंट तो रहता ही है आपका, ये एनवायरनमेंट, फैमिली और ये जो ह्यूमन राइट्स हैं, ये जो रहते हैं, ये सब्जेक्ट से ऑप्शनल रहते हैं। तो आप मेक श्योर कि अगर आप 2 ईयर्स अगर आप LLM क्या कर रहे हो, तो आप ये सब्जेक्ट जरूर चूज़ करना। अब मैं बताती हूँ आपको कट ऑफ 2024 के बारे में। तो इस साल का जो कट ऑफ गया है जनरल के लिए JRF में, वो 216 गया है, 216, एंड फॉर EWS इट वाज 206। मैंने जितना स्कोर किया, मैंने स्कोर किया 218 आउट ऑफ 300। मतलब मैंने EWS से कम्पीट किया, लेकिन मतलब जनरल कैटेगरी के कट ऑफ मार्क्स से भी ज़्यादा मुझे आ गए, 2 मार्क्स ज़्यादा मुझे आ गए। OBC की कट ऑफ की बात करूँ तो है 204, SC की कट ऑफ की बात करूँ 188, और PWD की कट ऑफ की अगर मैं बात करूँ, क्योंकि उसमें बहुत सारे सेक्शन में हियरिंग इम्पेयरमेंट का भी है, विजुअल इम्पेयरमेंट का भी है, तो आपको वो चेक करना पड़ेगा, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। और अगर मैं GRF की बात करूँ अगर अनरिजर्व में, तो टोटल इसमें 64 कैंडिडेट्स ऑनली सेलेक्ट हुए हैं आउट ऑफ 19,797 अपीयर्ड कैंडिडेट्स। और EWS की बात करूँ तो वो हो गया आपका 18 इसमें आए हैं GRF में। OBC में आए हैं 34, SC में आए हैं 23 एंड ST में आए हैं बस 6 कैंडिडेट्स। तो मतलब इतना ज़्यादा टफ कंपटीशन है, आप सोच लीजिए। अब लास्ट में मैं आपको बस बता देती हूँ कि आपको कौन कौन से मिस्टेक अवॉइड करने हैं। देखिए, इसमें से 2 मिस्टेक आपको अवॉइड करने हैं। सबसे पहले तो है डू नॉट डिपेंड टू मच ऑन पेपर 2, और सबसे पहला। सेकेंड है कि डू नॉट अवॉइड ऑल टुगेदर द क्वेश्चंस ऑफ पेपर 1। बहुत सारे जो लॉ वाले होते हैं वो पेपर 1 को पूरी तरीके से इग्नोर कर देते हैं, लेकिन अगर आपको स्कोर करना है, मैं आपको बता देती हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, जो स्ट्रैटेजी कहा जाता है कि आपको पेपर 1 में आपको मिनिमम आपको 33 से 35 आपको लाना चाहिए, अगर आप UGC नेट क्लियर करना चाहते हो तो। और अगर मैं पेपर 2 की बात करूँ तो 170 to 180 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए। तो आप सोचिए पेपर 1 की कितना ज़्यादा वेटेज है, आप ऐसे अवॉइड उसको नहीं कर सकते। 33 to 34 आपको मार्क्स आपको सिक्योर करने हैं। क्वेश्चंस तो आप जितना अच्छा आप कर सको उतना अच्छा आप कीजिए। तो इसलिए मैंने पेपर 1 को मतलब कि मैंने अपना स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट बनाया था। पेपर 2 में मैं ज़्यादा डिपेंड थी नहीं, तो आपको पेपर 1 आप सोचिए। और हाँ, मैं आपको एक और भी अच्छी स्ट्रैटेजी बता देती हूँ आपको कैसे स्कोर करना है। पेपर 1 में क्या होता है, एक तो आपका डेटा इंटरप्रिटेशन के 5 क्वेश्चंस होते हैं, कॉम्प्रिहेंशन के 5 क्वेश्चंस होते हैं। तो ये दोनों सेक्शन तो आपको बिल्कुल ही अटेम्प्ट करना ही है। इसमें आपके 20 मार्क्स बन सकते हैं, और 5 मार्क्स के लॉजिकल रीजनिंग, और वो आप अटेम्प्ट कर लेते हो तो आपके 30 मार्क्स बन जाते हैं। और बाकियों से तो आप आराम से 33-34 तो स्कोर कर सकते हो। और अगर लॉ पेपर की बात करो तो इसमें 10 मार्क्स के आपके कॉम्प्रिहेंशन आते हैं, 2 कॉम्प्रिहेंशन आते हैं 5 मार्क्स ईच। तो आप सोचिए आप कैसे कर सकते हो इस चीज़ को। तो मैंने आपको ये चीज़ आज बता दिया। आई होप आज आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ गाइस, इस चैनल को ढेर सारा सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, दूसरे लोगों तक पहुंचाएं, ताकि वो भी इस एग्ज़ाम के बारे में समझ सके और वो आगे अपीयर हो सके।